हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज के लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ लास्ट वीक जो आईबीपीएस पीओ का प्री एग्जाम हुआ, उस प्री एग्जाम में जो इंग्लिश का सेक्शन आया था, उस इंग्लिश के सेक्शन का मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चंस है उसका डिस्कशन मैं आप लोगों के साथ करवाने वाला हूं। देखो दोस्तों, ये जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ये ऑलमोस्ट एट पार होते हैं किसके साथ, जो उस दिन उस खास पर्टिकुलर दिन में एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चन पूछे गए होंगे उसके साथ। इन क्वेश्चंस को देखने के बाद और इन क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद आपको एक रफ आइडिया आता है। ये रफ आइडिया किस चीज का होता है कि एग्जाम्स में आमतौर पर क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे गए थे और उनका सॉल्यूशंस क्या होना चाहिए था, इस बात का। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम लोग सीधा सीधा उस मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस का जो है हम लोग स्टडी करना शुरू करते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इनके करेक्ट आंसर्स क्या हैं और साथ ही साथ इसमें जहां जहां पर भी हमारे लिए पॉसिबल है हम लोग ये देखेंगे कि ये पर्टिकुलर आंसर आया तो क्यों आया और उसके पीछे की क्या ट्रिक हो सकती थी कि जो अगर आप अप्लाई करते थे तो आप उसका करेक्ट आंसर जो है वो प्रिडिक्ट कर सकते थे। बराबर। सो हम लोग क्वेश्चन जो है आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। जो सबसे पहला जो क्वेश्चन था आपका, आई रीड आउट द डायरेक्शन ऑफ दैट क्वेश्चन फॉर यू। इट सेज in each of the questions given below a sentence is given with 3 words in bold. A sentence is given with 3 words in bold. आपको एक सेंटेंस में 3 वर्ड्स को बोल्ड करके दिया गया है। चूज द ऑप्शन which gives the correct sequence of these words. Now what you have to do, you have to find out the correct sequence of these words, which means that these 3 words are these 3 words may not be in the correct sequence there. आई बात ध्यान में। ये जो वर्ड्स है सेंटेंस में शायद मिसप्लेस किए हुए हो सकते हैं। आपने ये डिसाइड करना है कि उन वर्ड्स को जिस पर्टिकुलर प्लेस पर लिखा गया है क्या वो उन्हीं पर्टिकुलर प्लेस पर होने चाहिए या फिर उनका सीक्वेंस कुछ और होना चाहिए। विच मीन्स टू से यू विल हैव टू इंटरचेंज दोस 3 वर्ड्स in order to get the complete meaning of that sentence. Words to make the sentence grammatically and contextually correct. Clear? Now, यानी आपका काम क्या है, बाकी पूरा सेंटेंस जो है आपका वो सही है, सिर्फ वो जो 3 वर्ड्स है वो 3 वर्ड्स शायद वहां पर सही तरीके से रखे गए नहीं है, तो आपको उन तीनों की तीनों वर्ड्स का जो सही सेंस या जो सही सीक्वेंस होगा वो आपने बताना है। देखो कैसे, पहले सेंटेंस पढ़ते, क्वेश्चन पढ़ते। द रोल प्लेड बाय ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस इन डॉक्यूमेंटिंग एंड क्वेश्चनिंग स्टेट कंपोनेंट एंड एक्सेस इज नेसेसरी फंक्शनिंग ऑफ सिविल सोसाइटी। बराबर। देखो, अब ए में जो वर्ड उसने लिखा हुआ है वो है डॉक्यूमेंटिंग और आपने डिसाइड करना है कि क्या डॉक्यूमेंटिंग वर्ड यही होना चाहिए या इसने बी कंपोनेंट की जगह पर या सी फंक्शनिंग की जगह पर होना चाहिए। बराबर है। अब पहले तो ये देखो कि ये क्या है, डॉक्यूमेंटिंग शब्द यहां पर चलता है। इसके पीछे क्लू मैं देता हूं आपको। देखो फ्रेंड्स, ये डॉक्यूमेंटिंग शब्द के बाद ये एंड आया हुआ है। नाउ ये जो एंड है, इस एंड को हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बोलते हैं। क्या कहा जाता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के तौर पर एंड की जो सबसे बड़ा फीचर है उसका वो ये है कि एंड आमतौर पर 2 इक्वल वर्ड्स को ज्वाइन करता है, इक्वल क्लॉजेस को या इक्वल वर्ड्स को ज्वाइन करता है। इक्वल वर्ड्स का मतलब क्या है? जनरली एंड के पहले अगर नाउन है तो बाद में भी नाउन आता है, एंड के पहले वर्ब है तो बाद में भी वर्ब आता है। इस हिसाब से यहां पर मेरे लिए डाउटफुल वर्ड है डॉक्यूमेंटिंग, बट दिस वर्ड क्वेश्चनिंग इज करेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एंड के बाद का जो वर्ड है क्वेश्चनिंग, ये आईएनजी लेकर है, तो एंड के पहले का जो वर्ड है डॉक्यूमेंटिंग, ये भी आईएनजी लेकर होना चाहिए, जो चल सकता है एक तरह का। लेकिन यहां पर एक और वर्ड है हमारे पास, फंक्शनिंग भी है, हमारे पास फंक्शनिंग भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर या तो डॉक्यूमेंटिंग ही आएगा या तो यहां पर फंक्शनिंग ही आएगा। आई बात ध्यान में। ये जो बी वर्ड है कंपोनेंट, ये आने वाला नहीं है। तो आप ये जो 2 ऑप्शंस है, एक बी सी ए और एक बी ए सी, आप इसको सीधा सीधा रिजेक्ट कर सकते हो। बिल्कुल सिंपल सी बात है, सीधा सीधा आपने क्या कर दिया, इसको रिजेक्ट कर दिया। समझ में आई बात? अगला, अब फंक्शनिंग वर्ड बना हुआ है फंक्शन से। फंक्शन का मतलब होता है कामकाज या कार्य, और डॉक्यूमेंटिंग का मतलब क्या होता है कि उसकी एक रूपरेखा तैयार करना। एंड क्वेश्चनिंग मतलब सवाल पूछना। बराबर है क्या? द स्टेट कंपोनेंट का मतलब होता है घटक, एंड एक्सेस इज अ नेसेसरी फंक्शनिंग ऑफ द
सोसाइटी एक्टिविज्म। अगर आप इसको ऐसा बोलेंगे इज अ नेसेसरी फंक्शन तो बात चलता था, आई बात ध्यान में। अगर आप क्या बोलते थे नेसेसरी फंक्शन, तब तो ये वाक्य जो है ये सही होता था। लेकिन अगर आप बोलते हो नेसेसरी फंक्शनिंग, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये कॉम्बिनेशन चलता नहीं है। इट शुड बी नेसेसरी फंक्शन होना चाहिए था। लेकिन ऑफ कोर्स हम फंक्शनिंग को तो चेंज नहीं कर सकते, इसका मतलब फंक्शनिंग की जगह यहाँ पर बनने वाली नहीं है। हाँ, लेकिन एक कंपोनेंट वर्ड नेसेसरी के साथ जरूर फिट बैठता है, जो कि आपको बोलना पड़ेगा नेसेसरी कंपोनेंट। क्या बोलना चाहिए आपने? नेसेसरी कंपोनेंट। इसका मतलब जो है बीच में जो बी, ये जो सेकंड प्लेस है, सेकंड प्लेस में आपका आना चाहिए बी। समझ में आई बात? सेकंड प्लेस जो है, सेकंड प्लेस वहां पर हाँ सॉरी, ये जो सी है आपका, सॉरी ये सी में जो आपका वर्ड आना चाहिए वो आना चाहिए कंपोनेंट। अब सी बोले तो थर्ड ऑप्शन, इसका मतलब थर्ड जो रहेगा आपका, जो भी आप 3 वर्ड मार्क करोगे, 3 में लास्ट वाला बी आना चाहिए। 3 में लास्ट वाला क्या आना चाहिए? बी। अब आपके पास देखो जो ऑप्शन है, खैर इसमें सी में भी बी है और ए में भी बी है, वही बात है ना। इसका मतलब ये बी आपका पक्का हो गया, बी आपका पक्का हो गया। अब बचा कौन? फंक्शनिंग और डॉक्यूमेंटिंग में। तो डॉक्यूमेंटिंग का मतलब होता है, जैसे मैंने बोला, रूपरेखा तैयार करना, और क्वेश्चनिंग का मतलब जो रूपरेखा आपने तैयार की उसको क्रॉस करना। तो आपका वर्ड जो है पहला आएगा ए, उसके बाद में आएगा आपका सी और आखिरी में आएगा बी। आप मार्क करोगे ये ए सी बी। इन डॉक्यूमेंटिंग, क्या बोला आपने? इन डॉक्यूमेंटिंग एंड क्वेश्चनिंग स्टेट, इन डॉक्यूमेंटिंग एंड क्वेश्चनिंग स्टेट फंक्शनिंग। स्टेट फंक्शनिंग, स्टेट फंक्शनिंग मतलब स्टेट का जो भी कामकाज है उस स्टेट के कामकाज की रूपरेखा तैयार करना और उसको क्वेश्चन पूछना। इज अ नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ सिविल सोसाइटी एक्टिविज्म। योर आंसर विल बी ए सी बी, राइट। चलो नेक्स्ट। द CAG's observation in its divisible audit report relate to the denial of states functional in the share taxes pool। अब देखो दोस्तों, यहां पर जो सीधा सीधा आपको चीज हेल्प कर सकती है वो ये स्टेट्स बोला हुआ है। यहां पर स्टेट्स में एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। नाउ ये जो आप एपोस्ट्रोफी एस लगाते हो, तो इस एपोस्ट्रोफी एस के साथ पैटर्न बनता है। नाउन में एपोस्ट्रोफी एस और उसके साथ नाउन ही जोड़ा जाता है, ये पैटर्न है। एक नाउन में एपोस्ट्रोफी एस अगर आप लगा रहे हो तो उसके साथ दूसरा नाउन ही जोड़ा जाता है। नाउ दिस वर्ड फाइनेंशियल इज नॉट अ नाउन एट ऑल। ये फाइनेंशियल वर्ड नाउन नहीं है, इसीलिए फाइनेंशियल वर्ड यहां पर नहीं चाहिए। फाइनेंशियल वर्ड यहां पर नहीं चाहिए, इसको आपने रिप्लेस करना पड़ेगा। रिप्लेस कैसे करना पड़ेगा? किसी नाउन से। अब आपके पास 3 शब्द है, फाइनेंशियल में एल लगा हुआ है, इट इज नाउन, इट इज नॉट, ये नाउन नहीं है। डिविजिबल, ये भी नाउन नहीं है। लेकिन ये जो शब्द है शेयर, ये शेयर जरूर नाउन है। ये जो आपका वर्ड है कौन सा? शेयर, ये जरूर नाउन है। शेयर कौन से नंबर पर है? सी। शेयर कौन से नंबर पर है? शेयर का नंबर सी है ना। और मेरे हिसाब से कहां पर होना चाहिए था? फाइनेंशियल की जगह पर होना चाहिए था। मतलब सी आना चाहिए था बी के जगह पर। मतलब जो बीच का ऑप्शन है, बीच में मुझे सी आना चाहिए। अब देखो, बीच में सी आना चाहिए, इसका मतलब सी पहले नहीं हो सकता। बीच में सी आना चाहिए, इसका मतलब सी आखिर में नहीं हो सकता। बीच में सी आना चाहिए, इसका मतलब या तो ये ए सी बी होगा या बी सी ए होगा या इन दोनों में से कोई एक अलग। बराबर है। एक दूसरी बात, ऑडिट रिपोर्ट बोला हुआ है। अब ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है? ऑडिट रिपोर्ट डिविजिबल होती है या फाइनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट होती है? ऑडिट किसका किया जाता है? ऑडिट किया जाता है फाइनेंस का। तो इसका मतलब वो जो ऑडिट रिपोर्ट है, वो ऑडिट रिपोर्ट कौन सी होगी? फाइनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट। फाइनेंशियल बोले तो कौन सा शब्द है? बी। इसका मतलब यहां पर जो पहले आएगा वो आपके लिए बी आएगा। तो बचा क्या आपका? ए। ए आपका आखिरी में आ जा रहा, तो होना चाहिए आपका जवाब बी, सी और ए। दिस शुड बी योर आंसर। यहाँ 2 क्लू थे आपके लिए। पहला क्लू ये था कि ऑडिट रिपोर्ट जो है, ये ऑडिट रिपोर्ट के पहले फाइनेंशियल आएगा, क्योंकि फाइनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट इज द राइट टर्म। एंड द सेकंड इज, नाउन में एपोस्ट्रोफी एस लगा के आप उसके साथ अगर कुछ आगे ज्वाइन करते हो दूसरा वर्ड, तो वो भी नेसेसरीली क्या होना चाहिए? नाउन होना चाहिए। इस हिसाब से वहां पे शेयर आना। समझ में आई बात? क्लियर? थर्ड वन, मेनी कंट्रीज हैव चोजन टू इग्नोर द कनेक्शन बिटवीन बायोडाइवर्सिटी एंड वेल बीइंग एंड परस्यूट इकोलॉजिकल कैपिटल इन प्रॉस्पेरिटी ऑफ फाइनेंशियल डिप्लीटेड। बराबर है। अब चोजन टू इग्नोर, इग्नोर यानी नजरअंदाज करना। किस चीज को नजरअंदाज करना शुरू किया इन्होंने? कनेक्शन। देखो सीधा सीधा कनेक्शन है किसके बीच में? बायोडाइवर्सिटी।
बायोडाइवर्सिटी बोले तो जैविक विविधता, हमारे आसपास जो पेड़ पौधे, वहां से नहीं तो फिर जानवर वगैरह दिखाई देते, सब इज अ पार्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इस बायोडाइवर्सिटी में और हम मनुष्य समुदाय की वेल बींग में सीधा सीधा एक कनेक्शन है, और हम लोगों ने उस कनेक्शन को इग्नोर किया हुआ है। आई बात ध्यान में। एक और क्या इग्नोर किया, एक है प्रॉस्पेरिटी, संपन्नता। डिप्लीटेड का मतलब होता है कम करना, और परस्यूट का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव या एम। परस्यूट का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव या फिर एम होता है। आई बात ध्यान में। इन अब इकोलॉजिकल कैपिटल, इकोलॉजिकल कैपिटल मतलब वही बायोडाइवर्सिटी से जुड़ी हुई चीज है। हम लोग क्या इग्नोर करें कि हमारे पास रहने वाली ये जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, ये कंटिन्यूअसली कम कम होते चले जा रही है। आई बात ध्यान में। इसके अंदर जो है कंटिन्यूअसली गिरावट आते चले जा रही है, नाव कम होते चले जा रही है या गिरावट आते चले जा रही है। ये बोलने के लिए यहाँ पर वर्ड कौन सा है, तो वो वर्ड है आपका डिप्लीटेड, विच इज सी। का मतलब ये होगा कि ये सी आना चाहिए ए के जगह पर। मतलब फिर से अगर मैं इसमें 3 वर्ड मार्क करूं तो मेरे लिए सबसे पहले सी आएगा। एंड व्हेन आई से सबसे पहले सी आएगा तो इसका मतलब ये जो ए बी सी है और ये जो बी सी ए है, ये मुझे चलने वाले नहीं है। बराबर। हाँ। एक दूसरी बात, अब अगला मुद्दा बचा। अब अगर मैं ये मान रहा हूं कि पहला सी आने वाला है, पहला क्या आने वाला है मेरे लिए, सी आने वाला है, तो अब यहां पर क्या आएगा फिर, कैपिटल इन परस्यूट। अब यहाँ पे इन है और इन के बीच में क्या है, ऑफ। अब इन और ऑफ के बीच में आना है मेरे लिए कोई शब्द। अब इन और ऑफ के लिए प्रॉस्पेरिटी आएगा या इन और ऑफ के बीच में परस्यूट आएगा। तो एक्चुअली एक फ्रेज है इन परस्यूट ऑफ, ये फ्रेज है क्या है, इन परस्यूट ऑफ मतलब की तलाश में। इन परस्यूट ऑफ मतलब की तलाश में। मराठीमध्ये ज्याला म्हणतो ज्या शोधात, इन व्हाइल यू आर लुकिंग फॉर समथिंग। तो ये पूरी की पूरी फ्रेज है, और ये पूरी फ्रेज होने के कारण इन और ऑफ के बीच में ये जो वर्ड है आपका परस्यूट, ये वाकई बिल्कुल फिट बैठता है। और ये जो परस्यूट है ये आपके लिए आया हुआ है ए में, तो आपका सीक्वेंस होना चाहिए तीनों शब्द का सी ए बी। क्या होना चाहिए वो, सी ए बी बोले तो ऑप्शन नंबर बी। राइट। चलिए आगे आगे। गांधी जी's repeated thought on service to all human beings from all traditions of emphasize was the essence of his non-violent democratic theory। essence का मतलब होता है बेसिक या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। बेसिक या फिर क्या, इंपॉर्टेंट, बेसिक या इंपॉर्टेंट क्वालिटी। ये बात ध्यान में। क्या बोलेंगे आप उसको, आइदर से बेसिक और इंपॉर्टेंट क्वालिटी। तो बेसिक और इंपॉर्टेंट क्वालिटी थी, काय की बेसिक और इंपॉर्टेंट क्वालिटी थी, ऑफ हिज नॉन वायलेंट डेमोक्रेटिक थ्योरी। गांधी जी की जो नॉन वायलेंट डेमोक्रेटिक थ्योरी थी, उसकी बेसिक और इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या थी, तो वो सामने दिया हुआ है। आई बात है। विच मीन्स टू से ये इसेंस वर्ड शायद यहाँ पे बिल्कुल फिट बैठता था। आई बात ध्यान में। एम्फसाइज, एम्फसाइज का मतलब होता है जोर देना, और थॉट, थॉट यानी विचार बोलेंगे आप, थॉट यानी विचार या मान्यता बोलेंगे अलग अलग। तो रिपीटेड, रिपीटेड बोले तो बार बार। जब आप बार बार कोई चीज बोलते हो, इसका मतलब आप उस चीज के ऊपर जोर दे रहे हो, इसका मतलब आप उस चीज के ऊपर एम्फसाइज कर रहे हो। तो रिपीटेड के बाद में ये जो एम्फसिस वर्ड है ये आपका फिट बैठेगा। रिपीटेड थॉट नहीं होता, लेकिन रिपीटेड एम्फसिस होता है। रिपीटेड एम्फसिस बोले तो बार बार एक ही चीज के ऊपर जोर देना। तो का मतलब मैं ये मान सकता हूं कि पहली जो ब्लैंक स्पेस है वहां पर मेरे लिए बी आना चाहिए, और जो आखिरी में सी वर्ड है ये मेरे लिए बट प्रॉपर है। तो बचा क्या भाई, बचा ए उठा के बीच में डाल दो आप, बात खत्म हो गई। तो आपका आंसर आ जाएगा बी ए सी। बराबर है। क्या आंसर आ जाएगा आपका, योर आंसर विल बी बी ए सी, जो कि सही हो जाएगा। क्लियर। इस तरीके से चलिए आगे। तो यहां पर आपको क्या करना था, जब आप ये सेंटेंसेस में ये जो वर्ड्स है, ये वर्ड्स एक दूसरे के साथ रिप्लेस करते हो, तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत इनकी जो ग्रामेटिकल वैल्यू है वर्ड्स की, ये भी आपको ध्यान में रखनी होती है। साथ ही साथ इन शब्दों की जो मीनिंग है, वो मीनिंग भी आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। दोनों चीजों का एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन अगर आप कर पाते हो, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे इजीली अटेम्प्ट हो जाते हैं। आगे मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, that is to say for question number 5 to 7, which says which of the following phrases or word from the options A, B, C and D given below in each sentence should replace the phrase printed in bold letters to make the sentence grammatically correct। का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक सेंटेंस आपको दिया हुआ है, और उस सेंटेंस में एक वर्ड और एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हाईलाइट करके आपको रखा हुआ है।
उसका मानना यह है कि ये जो हमने वर्ड ग्रुप वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हाईलाइट करके रखा हुआ है ये शायद गलत हो सकता है, शायद गलत हो सकता है। और अगर ये गलत है तो नीचे दिए हुए 5 ऑप्शन या 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करके आपने इसको सही करना है। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि आपको ये सही है तो आप आंसर मार्क करेंगे नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड। क्लियर? देखते हम। बोलता अ ट्रक हैड एज्यूमिंगली कोलाइड विथ अ कार। आपकी फ्रेज है एज्यूमिंगली कोलाइड। देखो फ्रेंड्स, यहां पर ये जो एज्यूमिंगली वर्ड है ये एडवर्ब है, और एडवर्ब जो है जनरली वर्ब के पहले रखा जाता है, तो ये जो कोलाइड है ये वर्ब है। अब मुद्दा ये है कि कोलाइड इज मेन वर्ब। कोलाइड मतलब होता है आपस में टकराना, और ये जो कोलाइड मेन वर्ब है ये हेड के बाद दिया उसने। एक सिंपल सा ग्रामर का बेसिक रूल है कि व्हेनेवर यू यूज हैव और हैज और हैड, you have to use the third form, that is to say past participle form of the verb। ये रूल है ग्रामर का सीधा सीधा, जो आपको कभी भी फेल करने वाला नहीं है। बिल्कुल सिंपल सा सीधा सा रूल है कि हैव हैज या हैड के बाद किसी भी दुनिया के वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। नाउ दिस कोलाइड इज फर्स्ट फॉर्म। कोलाइड की थर्ड फॉर्म होती है कोलाइडेड, ये फर्स्ट फॉर्म है। हमको चाहिए हैव हैज हैड के बाद थर्ड फॉर्म, तो डेफिनेटली ये आने वाला नहीं है। ये आने वाला नहीं है इसका मतलब ये गलत है, और गलत है तो मुझे करेक्ट तो करना ही पड़ेगा, तो नो करेक्शन रिक्वायर्ड आने वाला नहीं है। एक ऑप्शन कट हो गया आपका, एक ऑप्शन आपका सीधा सीधा कट हो गया, कोलाइड आने वाला नहीं है। दूसरी बात, अगर कोलाइड नहीं आ रहा तो ये मिसहैप भी आने वाला नहीं है, मिसहैप भी आने वाला नहीं है। हाँ, कोलाइड का कोलाइडेड हो सकता क्योंकि ये V3 है, मीट का मेट हो सकता है क्योंकि ये भी V3 है, और रिसीव्ड भी हो सकता है। मतलब आपका जो आंसर है वो तीनों में से एक होना चाहिए। आई बात ध्यान में? कोलाइड को आप काय में पढ़ सकते। दूसरी बात, अ ट्रक हैड कोलाइडेड विथ अ कार। मेट विथ अ कार बोलेगा क्या? मेट यानी होता है मिलना। मुझे बताओ ट्रक और कार आपस में मिले, क्या सेंस बन रहा है मेरे भाई? ट्रक और कार आपस में एक दूसरे को टक्कर मारेंगे, मराठी में म्हणणार धडक दिली म्हणणार आपण। तो इसीलिए वर्ड जो है आपका वो कोलाइड ही आना चाहिए। ये रिसीव्ड और ये जो है मेट ये भी मेरे लिए गलत हो गए। 4 ऑप्शंस रिजेक्ट हो गए, बचा कोलाइडेड, बात खत्म हो गई। एक तो तर्क सीधा है ना, 4 ऑप्शन रिजेक्ट हो गए तो बचा हुआ जो है वो आपका आंसर होना ही है, और वो आंसर तक पहुंचाने में इस चीज ने मेरी मदद की। और दूसरी मदद मिली कोलाइड शब्द के अर्थ की। ट्रक और कार के बीच में कोलिजन होने वाला है, रिसीव और मीट फीड बैठते ही नहीं है, बात खत्म। क्लियर? अगला, द पॉलिटिशियंस मेक्स वैग प्रोमिसेस। अब ये शब्द है आपका मेक्स वैग प्रोमिस, ये आपको देखना है सही बैठता है गलत बैठता। तो देखो दोस्तों, इसमें सबसे पहली बात जो है या जो आपको इसमें सबसे बड़ी मदद करने वाला है वो है मेक्स। मेक्स वर्ब है आपका मेक, रूट वर्ड। अब इस मेक में आपने एस लगाया तो बना मेक्स, बराबर है। अब इन दोनों के यूज को लेकर एक खास बात है, ये जो मेक है ये मेक यानी जिसको हम कंसीडर करते हैं V1 किसी भी वर्ब का, ये लगता है जनरली आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, या तो प्लूरल के साथ। लेकिन मेक्स कब लगता है? मेक्स लगता है आपका ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, या सिंगुलर के साथ, जिसको SEIS बोलते हैं। आई गो लेकिन ही गोज बोलना पड़ता, आई बात ध्यान में? वी गो लेकिन शी गोज बोलना पड़ता। अब सिमिलरली ये जो है पॉलिटिशियंस, ये पॉलिटिशियंस प्लूरल है, जबकि आपने लगाया हुआ एस, और ये एस लगता है मात्र सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर के साथ, तो इसका मतलब पॉलिटिशियंस के साथ मेक्स आने वाला नहीं है। ये मेक्स यहाँ पर गलत है, और अगर मेक्स गलत है तो नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड नहीं बोल सकता मैं, बराबर है। दूसरा, अगर पॉलिटिशियंस प्लूरल है तो प्लूरल के साथ मैं हैज भी नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि हैज का यूज होता है सिंगुलर के साथ, हैव लगता है प्लूरल के साथ, और पॉलिटिशियंस प्लूरल होने के कारण मुझे वहां पर हैज लिखने का भी स्कोप नहीं है। समझ में आई बात? अब मेरे लिए बचे क्या? एक, वुड रिकॉल्ड पॉलिसीज, या मेड वैग प्रोमिसेस, या शुड कन्फ्लिक्ट प्रॉमिस। अब इसमें से आपको क्या आएगा? आई बात ध्यान में? कीपिंग एवरीथिंग एज इट इज, तो वैग प्रॉमिस, आई बात ध्यान में? इसकी जगह पर मैं क्या कर सकता हूं? मेड वैग प्रोमिसेस अबाउट टैक्स कट्स, ये मैं सीधा सीधा बोल सकता हूं। आई बात ध्यान में? अगर आप बोलेंगे वुड रिकॉल्ड, क्या बोला हुआ है? वुड रिकॉल्ड, ये भी नहीं आता क्योंकि वुड मॉडल ऑक्सिलरी है। रिकॉल्ड में आपने ईडी लगा दिया तो ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया। किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, यानी आप वुड रिकॉल बोल सकते हो, वुड रिकॉल्ड होने वाला नहीं है, तो ये भी ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो गया, तो वो ऑप्शन एक आपका कट गया। ये क्या बचा? शुड कॉन्फ्लिक्ट प्रॉमिस,
कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है? टकराव। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है? झगड़ा। अभी कॉन्फ्लिक्ट प्रॉमिस कोई फ्रेज ही नहीं बनती, इसका कोई अर्थ ही नहीं बनता, ये भी कट हो गया। शब्द आएगा मेड। वाक्य का मतलब क्या है? पॉलिटिशियंस जो है उन्होंने वैग प्रोमिसेस किए टैक्स कट को लेकर। वैग प्रोमिसेस मतलब हवा में प्रोमिसेस किए जो कभी भी पूरे होने वाले नहीं थे। योर राइट आंसर इज सी। आपका जो सही आंसर होना चाहिए, जो सही जवाब होना चाहिए, वो सही जवाब क्या है? आपका सी है, मेड वैग प्रोमिसेस। अगला, स्टूडेंट्स फील ऑटोनोमस व्हेन दे आर एबल टू विलिंग एंगेज टाइम एंड एनर्जी टू देयर स्टडीज। टू एंगेज बराबर है टू एंगेज हो सकता, बराबर है। एक बात क्यों हो सकता? क्योंकि जनरली हम टू के बाद बोलते फर्स्ट फॉर्म लिखी जानी चाहिए। टू के बाद क्या लिखी जानी चाहिए? फर्स्ट फॉर्म इज द राइट वे। 2 प्लस V1 इज इक्वल टू होता है इन्फिनिटिव। तो टू के बाद में अगर आप वर्ब लिख रहे हो तो फर्स्ट फॉर्म आ सकती है। अब ये जो विलिंग है, आई बात ध्यान में, ये गलत है वैसे यहाँ पे। अब टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आ सकती है, लेकिन अगर आप ये पहला ऑप्शन चूज करते हो, कौन सा है? रेडिली डिवोटेड, तो इसमें डिवोटेड में ईडी लगा हुआ है, वर्ब है जो पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा, टू के बाद नहीं चलेगा। आई बात ध्यान में। दूसरा है एबल टू कोऑपरेट विलिंगली टाइम। अगर आप ये लगाओगे कोऑपरेट विलिंगली तो क्या हो जाएगा? एबल टू कोऑपरेट बराबर है विलिंगली। अब विलिंगली के बाद में एकदम से टाइम कैसे क्या आएगा? क्योंकि टाइम है नाउन, और ये जो विलिंगली है ये आपका एडवर्ब है। एडवर्ब के जस्ट नाउन कभी भी फॉलो नहीं करने वाला है, तो ये भी आपका नहीं होने वाला है। आई बात ध्यान में। एबल टू फुल अजाइन नहीं होता, क्योंकि अजाइन वर्ब है और FULL फुल ये एडजेक्टिव है। वर्ब और एडजेक्टिव की पेयर नहीं, तो फुल अजाइन नहीं होता, फुल्ली अजाइन हो सकता, ये भी आपका आने वाला नहीं है। दूसरी बात, विलिंग एंगेज नहीं होता, क्योंकि एंगेज फिर से वर्ब है और ये जो विलिंग है ये आपका एडजेक्टिव है, तो ये भी कॉम्बिनेशन चलने वाला नहीं है। का मतलब ये हुआ कि ये जो ऑप्शन है आपका पांचवा, कौन सा? नन ऑफ दिस, ये भी आने वाला नहीं। आपको जो ऑप्शन मार्क करना है वो है विलिंगली डिवोट। क्या करना है? विलिंगली डिवोट। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स को जो है टाइम देना पड़ता है, एनर्जी देनी पड़ती है स्टडीज को, एंगेज नहीं करनी पड़ती है। यू विल हैव टू डिवोट योर टाइम टू योर स्टडीज, ऐसा बोला जाता है। आपको अपना समय उसको देना पड़ेगा। आंसर क्या आने वाला है? विलिंगली डिवोट टाइम एंड एनर्जी। समझ में आई बात? सो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्या बोलता है वो? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन बिलो अ सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। एक सेंटेंस के 5 अलग अलग टुकड़े करके आपको दिए हुए हैं। रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस टू मेक अ ग्रामेटिकली करेक्ट एंड कॉन्टेक्चुअली मीनिंगफुल सेंटेंसेस। बराबर है। एक सेंटेंस के 5 टुकड़े आपको दिए हुए हैं और ये टुकड़े टुकड़े जोड़कर आपने एक कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। समझ में आ गई बात? क्लियर? अब पढ़ते इसको, देखो क्या बोलना है उसका। उसका मानना है अ हेल्थ बुलेटिन रिलीज्ड बाय द दिल्ली गवर्नमेंट in the capital in the past 24 hours taking as many as 3227 new COVID-19 cases were reported. The total number of cases to 276,325 according to. बराबर है। अब ये सोचो यहाँ पर कौन से दो शब्दों के बीच में आपको डायरेक्ट लिंक मिलती है। जिन दो शब्दों के बीच में डायरेक्ट लिंक मिल गई वहां से आपके ऑप्शन शॉर्टलिस्ट चालू है। अब ये जो है ना, ये 276,325 जो भी आपने अभी तक पढ़ा उसके हिसाब से आपको क्या लगता है कि 276,325 क्या होगा, और ये 3227 क्या होगा? बराबर है। एक है 3227 और एक है 24 घंटे, बराबर है, और एक है टोटल नंबर ऑफ केसेस। ये क्लूज है आपके पास में सारे के सारे। अब इन क्लूज को अरेंज करो। अब मुझे बताओ 24 घंटे में क्या हो सकता है? तो भाई 24 घंटे में 3,227 पेशेंट आए, ये बात मुझे सही लग सकती। और ये जो है ना 276,325 ये क्या होंगे? टोटल नंबर ऑफ केसेस, बराबर है। दूसरी बात, अकॉर्डिंग टू बोले तो के अनुसार, ये जो है ना 2,76,325 टोटल नंबर ऑफ केसेस, ये किसके हिसाब से है? किसके हिसाब से है? किसने बताया? किसके हिसाब से बोले तो किसने बताया कि 2,76,325 टोटल केसेस है? तो अकॉर्डिंग टू अ हेल्थ बुलेटिन रिलीज्ड बाय द दिल्ली गवर्नमेंट। दिल्ली सरकार ने इस तरह का एक हेल्थ बुलेटिन डिक्लेयर किया है। दिल्ली सरकार ने इस तरह का एक हेल्थ बुलेटिन प्रकाशित किया है और उससे मालूम पड़ा है। तो ये अकॉर्डिंग टू बोले तो जो मेरा ई है
मेरे लिए ई के बाद ए आना चाहिए, बात खत्म हो गई। तो मेरा सेंटेंस पूरा हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू अ हेल्थ बुलेटिन रिलीज्ड बाय द दिल्ली गवर्नमेंट, ई के बाद ए आना चाहिए। अब ऐसे ऑप्शंस देखो कि जहां पर ई के बाद ए है, ई के बाद ए बोले तो पहला ऑप्शन हो सकता, आई बात ध्यान में, ई के बाद ए बोले तो दूसरा ऑप्शन हो सकता, ई के बाद ए बोले तो तीसरा, और ई के बाद ए बोले तो चौथा। मतलब अभी के हिसाब से मेरे चारों ऑप्शन सही है। समझ में आई बात? क्लियर? इसलिए यहां पर ये शॉर्ट लिस्ट नहीं हो रहा। अच्छा, अब यह है टोटल नंबर ऑफ केसेस, और यहाँ पे क्या है, इन द कैपिटल इन द पास्ट 24 आवर्स टेकिंग, ये तो हो गया ना आपका, ई के बाद ए बोले तो क्या हो गया, 276,325। अब ये 2 है, ये 2 के पहले क्या लगाएंगे आप, एकदम 2 से तो शुरू आपका सेंटेंस शुरू हो नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि पहला ई आ ही नहीं सकता आपका, एक ऑप्शन आपका कट हो गया, पहला ई आ सकता नहीं है। अब ई के जस्ट पहले क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? इसमें ई के पहले एक दिया हुआ है डी, इसमें ई के पहले एक दिया हुआ है सी, और इसमें जो है ई के पहले एक दिया हुआ है फिर से डी। का मतलब ये कि या तो ई के पहले जो है आपका डी आना है चाहिए, या तो ई के पहले सी आना चाहिए, राइट। अब ई के पहले डी और सी दोनों एक बार जोड़ के देखो, तो ये ई के पहले अगर मैंने डी जोड़ा, ई क्या है, द टोटल नंबर ऑफ केसेस 2276325। ये भाई ये 276,325 क्या है, ये टोटल नंबर ऑफ केसेस ही है। का मतलब ये है, का मतलब ये कि अगर मैं इसके पहले डी लिखूं तो बिल्कुल मेरा वाक्य फिट बैठ सकता। द टोटल नंबर ऑफ केसेस 2276325, ये जो टोटल नंबर ऑफ केसेस है वो 2,76,325 हो गए। मतलब DEA होना चाहिए, क्या होना चाहिए, DEA। इसका मतलब ये ऑप्शन मेरे लिए कट गया सीधा सीधा एक। अब DEA बोले तो या तो ये है, या तो फिर DEA बोले तो यह है। अब अगर आप DEA से शुरू कर रहे तो डी क्या है आपका, द टोटल नंबर ऑफ केसेस 227,325 अकॉर्डिंग टू अ हेल्थ बुलेटिन रिलीज बाय द दिल्ली गवर्नमेंट। अब जब दिल्ली गवर्नमेंट ने एक डेली बुलेटिन रिलीज किया तो उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होंगी ना, सारी इन्फॉर्मेशन बोले तो पहले 24 घंटे में कितने आए, और ये 24 घंटे में इतने आने के कारण दिन भर में कितने हुए। तो डायरेक्ट तो आपका डी से स्टार्ट होने वाला नहीं है, मतलब आपका ये ऑप्शन भी कट गया, कट गया। अब बचा कौन सा, CBDEA। और अगर आप ये अरेंज करते हो तो इसके हिसाब से स्टार्ट कहां से होनी चाहिए, सी से होनी चाहिए। कहां से होनी चाहिए आपकी स्टार्ट, उसका मानना क्या है, सी से। फिर सी क्या है, हाँ सी क्या है फिर आपका, एज मेनी एज 3227 न्यू कोविड केसेस वेयर रिपोर्टेड इन द कैपिटल इन द लास्ट 24 आवर्स। कि इतने केसेस कब आए, 24 आवर्स में। बोले तो सी के बाद क्या आना चाहिए मेरे लिए, बी। सी के बाद क्या आना चाहिए मेरे लिए, बी, और बाद में DEA इज माय राइट आंसर। इस तरीके से जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उस इंफॉर्मेशन के बीच के जो लिंक्स है, इंफॉर्मेशन के बीच के जो क्लू है, वो जोड़ के आप सेंटेंसेस जोड़ सकते हैं। अगला अगला क्या है, द दिल्ली हाई कोर्ट, अगला है, अलाउड द CBI एंड ED's अपील फॉर्मर टेलीकॉम मिनिस्टर A Raja and others for an early hearing on its leave to appeal against the 2G case verdict acquitting। वर्डिक्ट यानी फैसला, एक्विटिंग मतलब आरोप लगाना, एक्विटिंग मतलब आरोप लगाना, बराबर है। और इसमें यह है फॉर्मर टेलीकॉम मिनिस्टर A Raja एंड अदर्स। तो क्या ऐसा हो सकता है कि आरोप लगाया गया, किसके ऊपर आरोप लगाया गया, तो यहाँ पे एक ही पर्सन का नाम दिख रहा, फॉर्मर टेलीकॉम मिनिस्टर A Raja एंड अदर्स। तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक्विटिंग को ये फॉलो करे आपका सी, एक्विटिंग को ये फॉलो करे सी, एक्विटिंग बोले तो ई, और फॉर्मर टेलीकॉम मिनिस्टर A Raja एंड अदर्स बोले तो सी, विच मीन्स टू से ई के बाद मेरा सी आ सकता, ई के बाद क्या आ सकता, सी। मतलब शायद ये कॉम्बिनेशन भी हो सकता, ये तो होने वाला नहीं है, ये कॉम्बिनेशन भी हो सकता और ये कॉम्बिनेशन भी हो सकता, बराबर। अगली बात, एक्विटिंग E Raja एंड अदर्स। अगला, द दिल्ली हाई कोर्ट अलाउड, दिल्ली हाई कोर्ट ने अलाउ किया, अलाउ किया ना। अब क्या अलाउ किया होगा कोर्ट ने, अब ई के बाद सी तो आ ही जा रहा सीधा सीधा। अगेंस्ट बोले तो विरुद्ध, किसके अगेंस्ट, 2G केस में इनके अगेंस्ट। अब क्या अलाउ किया होगा दिल्ली गवर्नमेंट ने, तो एक तो हो सकता द CBI एज अपील अलाउड फॉर एन अर्ली हियरिंग ऑन इट्स लीव टू अपील। क्या आएगा
क्या अलाउ किया होगा? तो सी कोर्ट ने अलाउ किया होगा अपील को, और अपील किसकी? तो सीबीआई की। बोले तो ए के बाद बी आ रहा आपका, ए के बाद क्या आ रहा? बी। ई के बाद क्या आ रहा? सी। बचा क्या? डी। बीच में डाल दो, आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। क्या हो जा रहा? वो ए बी डी ई सी, विच मीन्स टू से, अब क्या वाक्य बन रहा आपका? दिल्ली हाई कोर्ट हैज अलाउड द सीबीआई एंड ईडीज अपील। क्या अपील थी उनकी? कि फॉर एन अर्ली हियरिंग, कि जल्दी हियरिंग की जाए, किसकी? ऑन इट्स लीव टू अपील, ऑन इट्स लीव टू अपील अगेंस्ट 2G केस वर्डिक्ट acquitting former telecom minister A Raja and others will be your correct answer, that is to say A B D E C. अगला, intensify their agitation from October 1 which will include the indefinite rail roko, protest and the social boycott of political leaders. Farmer outfits announced that they would. बराबर है। अब फार्मर आउटफिट्स, आउटफिट्स मतलब क्या होता है? जो भी संगठन हो गए उन्होंने अनाउंस किया। क्या अनाउंस किया होगा? ये सोचो, दैट दे वुड, कि वो करेंगे, बराबर। और विच विल इंक्लूड, जिसमें शामिल होगा इनडेफिनेट रेल रोको। अब ये अनिश्चित काल के लिए रेल रोको आंदोलन काय में शामिल होगा? ये सोचो, अनिश्चित काल के लिए ये जो बोला हुआ है ना उसने, कौन सा? रेल रोको। काय के लिए बोला हुआ है? अनिश्चित काल के लिए रेल रोको क्या होने वाला है? काय में शामिल होने वाला है? हाँ, एजिटेशन। एजिटेशन का मतलब होता है आंदोलन, बराबर है। एजिटेशन, एजिटेशन का मतलब क्या होता है आपका? आंदोलन। अभी आंदोलन काय का हो सकता? तो भाई रेल रोको आंदोलन हो सकता, रेल रोको आंदोलन हो सकता। और अगर मैं इस तरीके से जाता हूं तो मेरे लिए ए के बाद बी होगा कि भाई इनका एजिटेशन होने वाला है कैसे, कब से? October 1 से। और उस एजिटेशन में क्या होगा? तो रेल रोको होगा, मतलब मेरे लिए ए के बाद बी आ सकता, ए के बाद क्या आ सकता? बी। और अगर मैं ये सोचता हूं कि भाई ए के बाद बी आने वाला है तो क्या हो सकता? ये तो नहीं आएगा मेरा, ये भले आ सकता, ये भी नहीं आएगा मेरा, और ये भी नहीं आएगा। सोचो आपके 3 ऑप्शन सीधे सीधे रिजेक्ट हुए, क्योंकि मैं सोच के चल रहा कि ए को भी जुड़ेगा, और अगर ए को भी जुड़ता है तो ये क्या हो सकता है? फिर एक ऑप्शन ये है, और अगर ये भी नहीं आया तो नो रीअरेंजमेंट रिक्वायर्ड। लेकिन नो रीअरेंजमेंट रिक्वायर्ड बोल नहीं सकता मैं, क्योंकि अगर इसी क्रम में वाक्य पढ़ू, इंटेंसिफाई देयर एजिटेशन फ्रॉम October 1 विच विल इंक्लूड एन इंडेफिनिट रेल रोको, प्रोटेस्ट एंड सोशल बॉयकॉट ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स, तो ये वाक्य नहीं बन रहा मेरा। इसका मतलब मैं नो अरेंजमेंट रिक्वायर्ड भी नहीं बोल सकता। मेरे 4 ऑप्शन सीधे सीधे कट हो गए, मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा। कई बार ऐसा होता है कि 2 वर्ड्स के बीच की जो छोटी सी लिंक है, वो लिंक भी अगर आपके ध्यान में आ जाए तो आप पैराग्राफ प्रॉफिटेबली अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगला, महाराष्ट्र गवर्नर इशूड अ नोटिफिकेशन that will enable tribal and other traditional forest dwelling families to build houses in the neighborhood of forest area. अब ये देखो, ये टू आया हुआ है, ये टू के बाद बिल्ड आया हुआ, मतलब टू बिल्ड, ये बिल्कुल प्रॉपर लिंक बनती है आपकी। टू के बाद क्या आया हुआ है? बिल्ड, जो कि एक प्रॉपर लिंक बनती है। मतलब सी के बाद डी आना चाहिए, सी के बाद क्या आना चाहिए आपका? डी। तो ये सी और डी के बीच में बी है, तो ये नहीं चलेगा मुझे। डी और सी ये उल्टा है, ये भी नहीं चलेगा, और ये भी नहीं चलेगा मुझे। अब एक तो ये हो सकता है सी के बाद डी, या तो फिर क्या बोला हुआ है? नो रीअरेंजमेंट रिक्वायर्ड। अब अगर ये सी के पहले मैं ए लेता हूं तो सी क्या है? फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट के पहले क्या? ए। महाराष्ट्र गवर्नर इशूड अ नोटिफिकेशन दैट क्या? फॉरेस्ट ड्वेलिंग फैमिलीज टू बिल्ड, नहीं हो सकता ना ये। आई बात ध्यान में। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है आपको? पहला, ये भी होने वाला नहीं है। बचा क्या? नो अरेंजमेंट रिक्वायर्ड, यही बचा है, और यही आपका आंसर होगा। एक छोटी सी लिंक ने आपके लिए पूरा का पूरा काम आसान कर दिया। और इसी क्रम में आपको सेंटेंसेस पढ़ना है कि महाराष्ट्र गवर्नर issued a notification that will enable tribal and other traditional forest dwelling families to build houses in the neighborhood forest areas. आई बात ध्यान में? चलो एक और बचा हुआ है, वो भी देख लेते हैं। ऑफ द फेलियर, क्या बोलना है उसका? ऑफ द फेलियर ऑफ ड्यू प्रोसेस द controversies surrounding the reality that the movement itself is a result me too are complicated by.
बराबर है। हाँ। और बोलो क्या लगता, इज अ रिजल्ट, रिजल्ट यानी परिणाम, बोलो क्या लगता है आपको, अ रिजल्ट। अब किसके बाद कौन सा शब्द अगर आप प्रॉपर जोड़ते हो तो चलेगा। देखो जैसे अ रिजल्ट है, जब मैंने इसको पूरे की पूरी तरीके से स्टडी किया तो मुझे समझ में आया कि अगर मैं रिजल्ट के साथ ऑफ जोड़ूं तो मुझे फ्रेज मिलती है अ रिजल्ट ऑफ, ये एक फ्रेज है जो हम अक्सर पढ़ते हैं। क्या परिणाम स्वरूप, के परिणाम स्वरूप, इसका मतलब है जो डी है, डी के बाद मेरा ए फिर बैठ सकता है, तो क्या होगा, मूवमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ द फेलियर, रिजल्ट ऑफ द फेलियर मतलब जो फेलियर है उसका परिणाम है, मतलब मेरे लिए डी के बाद ए चल सकता है मुझे। अब इसमें डी के बाद ए नहीं है, ए डी के पहले है। इसमें डी के बाद ए है लेकिन बीच में ई है, ये भी नहीं चलता। इसमें भी उल्टा कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। और सीधी सी बात, अगर मुझे डी के बाद ए होना तो मैं ये भी नहीं बोल सकता नो अरेंजमेंट रिक्वायर्ड, बात खत्म होगी ना। एक शब्द ने आपका पूरा का पूरा काम कर दिया, एक शब्द। तो ये जो है आपका, आई बात ध्यान में क्या, कि कौन से वर्ड के बाद कौन से वर्ड की लिंक हो सकती है, या कौन से वर्ड से पहले कौन से वर्ड की लिंक बन सकती है, इतना सा अगर आपको कई कुछ जगह पर समझ में आ जाए तो कई जगह पर आपके लिए ऑप्शन शॉर्टलिस्ट करना सीधा सीधा आसान हो जाता है। लेकिन जब ये फ्रेज ऐसी होती है, ये आपको कब समझ में आता है, जब आप बहुत अच्छे से और अच्छे क्वालिटी का रीडिंग करते हो तब। ओनली रीडिंग विल इम्प्रूव योर अंडरस्टैंडिंग, ये बात ध्यान में। और अगर अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है तो छोटे छोटे से कि भाई मैंने अ रिजल्ट ऑफ पढ़ा हुआ है, अब ये अ रिजल्ट ऑफ कहीं तो भी पढ़ा हुआ है, ये सोचते बराबर अ रिजल्ट के बाद में मुझे ऐसा लगता कि ऑफ आना चाहिए, मैंने ऑफ उठा के वहां जोड़ दिया, कुछ भी नहीं करना पड़ा मुझे, मेरा पूरा का पूरा सीक्वेंस ऑटोमेटिकली लग गया। ये करना सीखो, और ये करना अगर आपको आ जाता है तो आपके लिए आपका काम आसान हो जाता है। ठीक है, चलो आज के इस वीडियो में मैं इतना ही डिस्कस करूंगा आपके साथ। अभी मैं सिर्फ 12 क्वेश्चंस तक आया हूं, बाकी क्वेश्चंस मैंने डिस्कस करना बाकी है। जो हमारे अगले वीडियो में जो है आपको उसके आगे के क्वेश्चंस का डिटेल्ड सोल्यूशन मैं प्रोवाइड करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करना ना भूलिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी बोलिए कि वो इसको सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।